नमस्कार, शाम के 7 बजे हैं। खबरदार के इस वक्त के बुलेटिन के साथ हाजिर हूं मैं अनुपम। प्रदेश की हर छोटी बड़ी खबरों को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ आज अयोध्या के दौरे पर हैं। सीएम योगी इस वक्त अयोध्या मंडल के विकास कार्यों और कानून व्यवस्था का जायजा ले रहे हैं। अयोध्या मंडल के सभी अफसर मीटिंग में मौजूद हैं। अयोध्या की मिल्कीपुर सीट पर उपचुनाव होना है। उपचुनाव के चलते सीएम योगी का आज का अयोध्या दौरा बेहद अहम है। अधिकारियों से सीएम योगी आदित्यनाथ अयोध्या की कानून व्यवस्था की जानकारी ले रहे हैं। साथ ही साथ अयोध्या में जो विकास परियोजनाएं चल रही हैं उनका भी सीएम अफसरों से अपडेट ले रहे हैं। सीएम योगी आज रात अयोध्या में ही रुकेंगे। दो दिन के दौरे पर पहुंचे सीएम योगी ने पहले हनुमानगढ़ी पहुंचकर बजरंग बली के दर्शन पूजन किए, बजरंग बली का आशीर्वाद लिया। फिर रामलला के दरबार में पहुंचे, रामलला की पूजा की। मंदिर परिसर में हो रहे निर्माण कार्य का जायजा लिया। निर्माण कार्य का जायजा लेने के बाद सीएम योगी अफसरों के साथ अब बैठक कर रहे हैं। तो 3 तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। बजरंग बली की पूजा की, रामलला के दर्शन किए, अयोध्या में मीटिंग की। ये 3 तस्वीरें इस वक्त आपकी स्क्रीन पर। यूपी बीजेपी ने विधानसभा उपचुनाव के लिए अपनी पूरी ताकत लगाई है। पहले चरण में सीएम योगी अयोध्या से अभियान का आगाज कर रहे हैं। मिल्कीपुर में सीएम योगी का दौरा होना है। इसके बाद मुख्यमंत्री योगी अंबेडकर नगर की कटहरी सीट का दौरा करेंगे। मुख्यमंत्री के अलावा भाजपा कोर कमेटी के 4 सदस्य भी 2-2 सीट का दौरा करेंगे। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य को फूलपुर और मझवा सीट दौरा करेंगे। उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक सीसामऊ और करहल के दौरे पर रहेंगे। यूपी बीजेपी अध्यक्ष भूपेन्द्र चौधरी मीरापुर और कुंदरकी जाएंगे। महामंत्री संगठन धर्मपाल को खैर और गाजियाबाद की जिम्मेदारी सौंपी गई है। तो यहां पर मिशन उपचुनाव दिग्गजों ने यहां पर पूरी कमान संभाल ली है। किसको कहां की जिम्मेदारी मिली है, ये लगातार हम आपको बता रहे हैं। सीसामऊ करहल ब्रजेश पाठक को यह जिम्मेदारी यहां पर दी गई है इन 2 सीटों की। और मीरापुर और कुंदरकी भूपेन्द्र चौधरी बीजेपी के अध्यक्ष हैं, उनको यहां पर यह जिम्मेदारी दी गई है। खैर और गाजियाबाद की जिम्मेदारी महामंत्री संगठन धर्मपाल को दी गई है। मिल्कीपुर और कटहरी ये 2 सीट सीएम योगी आदित्यनाथ को, फूलपुर और मझवा केशव प्रसाद मौर्य डिप्टी सीएम को। विधानसभा उपचुनाव को लेकर समाजवादी पार्टी ने भी तैयारी तेज कर दी है। सूत्रों के हवाले से खबर है कि समाजवादी पार्टी ने कई सीटों पर अपने उम्मीदवार फाइनल कर दिए हैं। जानकारी के मुताबिक मिल्कीपुर सीट से अवधेश प्रसाद के बेटे अजीत प्रसाद उम्मीदवार बन सकते हैं। लालजी वर्मा की बेटी छाया वर्मा को भी एसपी टिकट दे सकती है। करहल से तेज प्रताप यादव उम्मीदवार हो सकते हैं। सीसामऊ से इरफान सोलंकी के परिवार से किसी को टिकट मिल सकता है। कुंदरकी से हाजी रिजवान को उतारने की तैयारी चल रही है। मीरापुर से पूर्व सांसद कादिर राणा को पार्टी टिकट दे सकती है। बाकी 4 सीटों को लेकर समाजवादी पार्टी में अभी मंथन जारी है। उच्च शिक्षा क्षेत्र में निजी निवेश को प्रोत्साहन देने के लिए योगी सरकार ने नई नीति तैयार करने के निर्देश दिए हैं। बैठक के दौरान सीएम योगी ने कहा कि बीते 7 सालों में प्रदेश में एक मंडल, एक यूनिवर्सिटी का सपना साकार हुआ है। अब हमारा लक्ष्य एक जिला, एक यूनिवर्सिटी होना चाहिए। सीएम ने कहा कि दूसरे राज्यों की नीति का अध्ययन कर स्टेक होल्डर से संवाद करें और नई नीति तैयार करें। नई नीति में निवेशकों को स्टाम्प ड्यूटी में छूट, कैपिटल सब्सिडी जैसे प्रोत्साहन दें। सुल्तानपुर के जूता कारीगर रामचेत ने राहुल गांधी को जूता गिफ्ट किया। उन्होंने राहुल को रिटर्न गिफ्ट में स्पेशल जूते भेजे हैं। दरअसल हाल ही में सुल्तानपुर में राहुल गांधी उनकी दुकान पर गए थे। बाद में उन्होंने रामचेत के लिए जूते सिलने वाली मशीन भी भेजी थी।
अब रामचेत ने रिटर्न गिफ्ट के तौर पर राहुल गांधी को चमड़े का काला जूता बनाकर भेजा है। इसे राहुल गांधी ने भी काफी पसंद किया है। राहुल ने रामचेत से फोन पर बातचीत भी की और उन्हें धन्यवाद दिया। उन्होंने अपने ट्विटर अकाउंट से एक वीडियो शेयर किया है जिसमें वो रामचेत के भेजे हुए जूते पहनकर चलते हुए दिखाई दे रहे हैं। राहुल ने लिखा है कि रामचेत जी ने मेरे लिए प्रेम भाव से अपने हाथों से बनाया एक बहुत ही कंफर्टेबल और बेहतरीन जूता भेजा है। देश के कोने कोने में अलग अलग स्किल वाली ऐसी करोड़ों प्रतिभाएं हैं। अगर इन भारत बनाने वालों को जरूरी समर्थन मिले तो वो अपनी ही नहीं देश की भी तकदीर बदल सकते हैं। हेलो साहब नमस्ते। नमस्कार, कैसे हैं आप? हाँ बहुत बढ़िया मालिक। ये आपने बहुत सुंदर जूता भेजा है मेरे लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। अरे हम तो इतनी खुशी से समा गए जिससे आप बताए मालिक, आपने हमें बहुत ऊपर उठा दिए। हमें आप मुझे मालिक मत कहो, आप मुझे भाई कहो। अच्छा भैया मालिक। हाँ, वो मशीन कैसी है? मशीन बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया। हमारे आल औलाद बहुत देखता है। ठीक है, बहुत बहुत प्यार आपको। जी एक बार दर्शन दे देगी। बिल्कुल बिल्कुल मैं आपको भाई कहूँगा भैया। बिल्कुल, आप मुझे भाई कहो, मालिक शब्द अच्छा नहीं है। जी भैया ठीक। नमस्कार। भैया नमस्ते नमस्कार। भैया। और अब बात करेंगे पड़ोसी मुल्क बांग्लादेश की। बांग्लादेश में हिंसा और ज्यादा बढ़ गई है। उपद्रवियों ने एक 5 स्टार होटल को आग लगा दी। बांग्लादेश के येशोर शहर में जबीर इंटरनेशनल होटल को आग लगाई गई है। आग की चपेट में आकर होटल में मौजूद 24 लोगों की मौत हो गई है। बांग्लादेश से सामने से आ रही तस्वीरें लोगों को काफी डरा रही हैं। 24 लोग यहां पर जिंदा जले हैं। इस होटल में आग लगाई गई है। ये तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। होटल में मौजूद 24 लोगों की वहां पर मौत हो गई। बांग्लादेश में प्रदर्शन और हिंसक हो गया है। बांग्लादेश के हालात और दिल्ली में हलचल काफी तेज हो गई है। बांग्लादेश के हालात पर सर्वदलीय बैठक हुई है जिसमें हालात पर सरकार ने सभी दलों को जानकारी दी। सर्वदलीय बैठक में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने जानकारी दी है। विदेश मंत्री ने कहा कि सभी भारतीय सुरक्षित हैं। 8,000 छात्र की वापसी हो चुकी है। 12-13 हजार भारतीय फंसे हैं। बैठक में राहुल ने बांग्लादेश मुद्दे पर सवाल पूछा। राहुल गांधी ने कहा कि तख्तापलट के पीछे क्या विदेशी ताकत का हाथ है, तो विदेश मंत्री ने कहा कि एक पाकिस्तानी राजदूत ने प्रोफाइल फोटो बदला है। अभी कहना जल्दबाजी है। शेख हसीना पर अभी फैसला नहीं। बांग्लादेश से जान बचाकर भागी शेख हसीना की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं। अमेरिका ने शेख हसीना का वीजा रद्द कर दिया है। अमेरिका ने कहा है कि शेख हसीना का अमेरिका में स्वागत नहीं है। वहीं ब्रिटेन ने भी शेख हसीना को शरण देने से इंकार किया है। वहीं फिनलैंड में राजनीतिक शरण लेने की खबरों का भी फिनलैंड ने खंडन किया है। फिलहाल अभी शेख हसीना भारत में मौजूद है। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे हमले को लेकर विश्व हिंदू परिषद ने कहा कि बांग्लादेश में जिस तरह से अल्पसंख्यकों के खिलाफ हमले हो रहे हैं, ये एक सुनियोजित षड्यंत्र है। ये चिंताजनक है। इसलिए विश्व समुदाय इस मामले में हस्तक्षेप करे और भारत सरकार वहां के अल्पसंख्यकों की सुरक्षा के लिए हर कदम उठाए। वहां के हिंदुओं और सिखों को निशाना बनाया जा रहा है। उनकी व्यावसायिक संपत्ति, उनके घर, मंदिर, गुरुद्वारे, और ये वहाँ के हर जिले में कुछ ना कुछ घटनाएं हुई हैं। ये चिंताजनक है। आंदोलन हमारे खिलाफ नहीं था और इसलिए विश्व समुदाय की जिम्मेवारी है कि वो हस्तक्षेप करे, दबाव बनाए कि इसको रोको। और भारत सरकार, क्योंकि हम इमीडिएट नेबर हैं, हमारी जिम्मेवारी है कि माइनॉरिटीज की सुरक्षा के लिए हर संभव कदम उठाएं। बांग्लादेश हिंसा के बीच बीएचयू प्रशासन ने बड़ा फैसला लिया है। पास आउट बांग्लादेशी छात्रों को बड़ी राहत दी है। बांग्लादेशी छात्रों को हॉस्टल में ही रोका गया है। सभी बांग्लादेशी छात्रों को निःशुल्क सुविधा दी जाएगी।
हालात सुधरने तक छात्रों को निःशुल्क सुविधा मिलती रहेगी। बीएचयू में मौजूदा समय में बांग्लादेश के करीब 200 छात्र मौजूद हैं। इन 200 छात्रों में से करीब 40 छात्र पास आउट हो चुके हैं। बांग्लादेश में जो चल रहे हैं, इधर से तो हम लोग जो न्यूज़ देखते हैं, इधर सच झूठ सभी हम लोगों को हम लोग दिखते, मतलब जो हो रहा है उसका प्रॉपर आइडिया तो हम लोग कर नहीं सकते। फिर भी हम लोग ये कह सकते हैं कि जो हो रहा है बांग्लादेश में, जो प्रोटेस्ट चल रहा है, इसका एक जो कोटा का जो प्रोटेस्ट हो रहा था, इसका एक मोटिव था। पर अभी ये चीज़ बिगड़ गई है। ये चीज़ अभी जो हो रहा है सो जैसे लड़ाई वायलेंस जो हो रही है, ये सब ठीक, ये सब नहीं होना चाहिए था। बंगाल में अभी, बांग्लादेश में अभी जो चल रहा है, पहले था कोटा आंदोलन, जो फ्रीडम फाइटर्स के उसको 30% सिर्फ उसको ही दे रहा था। और इसलिए जो प्रॉब्लम हुआ, जो बेकार लोग थे, जो जनरल स्टूडेंट थे, उससे जॉब नहीं मिल रहा था, क्योंकि जो सब कोटा सिस्टम के अंदर जो था, जो पढ़ाई नहीं मतलब अच्छी से नहीं कर रहा था, जिसके सर्टिफिकेट का मार्क्स कम था, उससे मिल जा रहा था वो कोटा के लिए। तो इसलिए जो जनरल स्टूडेंट्स है वो सब कहा कि ये अच्छी नहीं है, तो इसलिए वो कोटा आंदोलन का प्रोटेस्ट किया। उसके बाद जो हुआ, वो कोटा आंदोलन चलते समय में बहुत सारे स्टूडेंट्स मारे गए, और बहुत सारे जो स्टूडेंट्स थे और जनरल जो लोग थे वो बहुत आहत, मतलब बहुत ही बुरी तरह से घायल हुआ था। हमारा उधर नेटवर्क का बहुत प्रॉब्लम हो रहा है। गवर्नमेंट नेटवर्क डाउन कर दिया, इसलिए हम घर में बात नहीं कर सकते। वो कुछ टाइम VPN यूज़ करके घर में बात कर रहा हूँ। और क्या वहाँ से पता लग रहा है, परिवार को आपकी चिंता भी होगी? हाँ, परिवार के लिए चिंता हो रहा है, बट अभी मुझे लगता है वो सेफ नहीं है। इसके मतलब वो घर के आसपास बहुत जगह वो घर भरी आग लगा दिया, भांगचोर किया, लूटपाट किया। कुछ ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने अभी जस्ट डिग्री कंप्लीट की है, जिनकी की संख्या लगभग 15 से 20 है। ये बच्चे रुके हुए थे अपने कागजों को लेने के लिए, उनकी मार्कशीट को लेने के लिए। ऐसे बच्चों को भी हम लोगों ने कांटेक्ट किया है और उनको ये सूचना दिया है, उनको मैसेज किया है कि आप अभी हॉस्टल्स में रुक सकते हैं बिना किसी संकोच के, बिना किसी एक्स्ट्रा पेमेंट के। हम लोगों ने उनको प्रोविज़न दिया है कि वो आप कुछ दिन और रुकें, और जब अनुकूल स्थितियाँ होंगी तब वो अपने देश जाएं। खबर पीलीभीत से है। पूरनपुर में कई बंगाली परिवारों के परिजन और रिश्तेदार बांग्लादेश में रह रहे हैं। वहां के हालात बिगड़ने और शेख हसीना सरकार का तख्ता पलट दिए जाने से ऐसे परिवारों के लोग काफी चिंतित हैं, क्योंकि इन लोगों के कई रिश्तेदार बांग्लादेश में रहते हैं। बता दें कि 1968 से 1971 के बीच बांग्लादेश से विस्थापित होकर आए हिंदू परिवारों को शारदा नदी के किनारे चंदिया हजारा गांव में जमीन और आवासीय पट्टे देकर बसाया गया था। 5.5 दशक से वो यहीं पर रह रहे हैं। इसमें से ज्यादातर गांव वालों के भाई और रिश्तेदार अभी भी बांग्लादेश में रहते हैं। अभी मेरा जो बात वहाँ पर वहाँ के मिलिट्री शासन ने जो कुछ टोल फ्री नंबर जारी किए हैं, उस नंबर पे कोई मुसीबत पे पड़ गई, अगर कोई हिंदू परिवार नंबर लगा भी रहा है तो रॉन्ग नंबर बता दिया जा रहा है। और ना सड़कों पे सिर्फ उपद्रविया वहाँ घूम रहे हैं, सेना या पुलिस की कोई जवान वहाँ सड़कों पे है नहीं है। आप टीवी चैनलों में भी देख लीजिएगा, खाली डंडा हाथों में लिए, हथियार हाथों में लिए वहाँ कट्टरपंथी और उपद्रविया जो है सड़कों में दिखाई दे रहा है। तो ये जो सिलसिला एक चल रहा है, भारत बांग्लादेश विभाजन के बाद से, आज़ादी के बाद से जो सिलसिला चल रहा है, ये निरंतर वहाँ के हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है। रुक रहे हैं यहां पर ब्रेक के लिए। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। चंदौली में बीएसपी नेता के बेटे का कार से स्टंट करते वीडियो सामने आया। वीडियो वायरल होने पर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। कार को सीज कर दिया गया है। साथ ही मोहम्मद कैफ को हिरासत में लिया गया है। मोहम्मद कैफ के खिलाफ धारा 170 के तहत केस दर्ज हुआ है। आरोपी ने लिखित माफीनामा भी दिया है। कानपुर के भैरव घाट पर एक वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। इस वीडियो में एक लड़का खंबे में चढ़कर उफनाती गंगा में छलांग लगाते दिखाई दे रहा है। लड़के के इस स्टंट को देखकर हर कोई हैरान है। वीडियो में देख सकते हैं कि पहले लड़का 10 फीट ऊंचे बिजली के खंबे पर चढ़ता है, फिर करीब 20 फीट नीचे गंगा में छलांग लगा देता है। लेकिन ऐसा करना खतरे से खाली नहीं है।
गनीमत रही कि लड़के को कुछ नहीं हुआ, वरना बिजली के खंभे पर चढ़ते समय उसे करंट लग सकता था या फिर नदी में डूबने से भी मौत हो सकती थी। कासगंज में बीजेपी विधायक की कार में अचानक आग लग गई। बीजेपी जिला ऑफिस के सामने कार खड़ी थी, तभी बोनट से अचानक धुआं उठने लगा। आग से लोगों में अफरा तफरी मच गई। लोगों ने मशक्कत के बाद आग बुझाई। ये कार बीजेपी विधायक देवेंद्र राजपूत की थी। नोएडा में बेसमेंट में चल रहे कोचिंग सेंटरों पर कार्रवाई की गई। सेक्टर 18 में बने संकल्प IIT PMT एकेडमी को सील किया गया है। पॉसिबल कोचिंग इंस्टीट्यूट को DIOS नोटिस थमा दिया है। बिना रजिस्ट्रेशन के चल रहा था कोचिंग सेंटर। सेक्टर 18 में बने 3 कोचिंग सेंटर को जांचा गया है। ग्रेटर नोएडा में यमुना एक्सप्रेसवे पर हादसा हुआ है। 2 बसों की भीषण टक्कर हो गई। हादसे में 8 यात्री घायल हो गए हैं। घायलों को प्राइवेट अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घटना रबुपुरा थाना इलाके की है। गाजियाबाद में लूट के लिए दूध के लूट की तस्वीरें सामने आई हैं। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। घटना दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे की है। बताया जा रहा है कि दूध के टैंकर और ट्रक के बीच टक्कर हुई थी, जिसमें ट्रक ड्राइवर की मौत हो गई। जब लोगों ने सड़क पर दूध बहते हुए देखा तो उसे लूटने वालों की होड़ मच गई। पूरी ड्रम और बोतलें भरी जा रही हैं ट्रक में से। नोएडा में झाड़ फूक के नाम पर महिलाओं से ठगी करने वाले गैंग का खुलासा हुआ है। पुलिस ने गैंग के 5 मेंबर को गिरफ्तार किया है। बातों में उलझाकर महिलाओं के गहने उतरवा लेते थे, फिर मौके से फरार हो जाते थे। आरोपियों ने नोएडा में 3 महिलाओं से ठगी की थी। कब्जे से पुलिस ज्वेलरी, एक रबड़ का काला सांप भी बरामद किया है। दीजिए तभी आपकी समस्या का हल होगा। ये गहने वगैरह उतरवा लेते थे, अपने पास रख लेते थे। फिर एक पत्ता जिसमें आग जलाते थे या कोई कागज जो जलाते थे, उसको कहते थे कि आप 21 कदम 50 कदम जितना भी उतनी दूर जाइए और इसे फेंक आइए, लेकिन जाते समय पीछे लौट के नहीं देखना है। जैसे ही महिला वो कागज उठा करके या पत्ता उठा के आगे जाती थी, तब तक कि उसका सारा सामान लेके चंपत हो जाते थे। कितनी महिलाओं को ठगा अभी तक? अभी तक इन्होंने हमारे यहाँ 3 महिलाओं को ठगा था, जिसके पूरी रिकवरी हुई है। ये आपके सामने है। कानपुर पुलिस ने 4 साइबर ठगों को गिरफ्तार किया है। सभी के पास से 12 मोबाइल, फर्जी आईडी के प्री एक्टिवेटेड सिम कार्ड बरामद किए गए हैं। पकड़े गए ठग देवघर और जामताड़ा झारखंड के रहने वाले हैं। डीसीपी ने बताया कि जिन लोगों ने ग्रीन गैस, इंद्रप्रस्थ गैस और इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन ले रखे हैं, उनको व्हाट्सएप मैसेज के जरिए शिकार बनाते थे और धोखाधड़ी से बैंक खातों से रुपए निकाल लेते थे। कस्टमर्स थे, उनको फ़ोन करके कहते थे कि उनका एक आपका बिल पेंडिंग है, आउटस्टैंडिंग अमाउंट ज़्यादा हो रहा है, तो आप हम एक APK भेज रहे हैं, इस पर आप डाउनलोड करिए, इसके थ्रू आप अपना बिल पे कर सकते हैं। और आप इनिशियली जो उसमें ट्रांजेक्शन है वो ₹1 का ही करिएगा। उससे हमको ये आइडिया हो जाएगा कि मतलब आपको भी आइडिया हो जाएगा कि एक्चुअली में सही साइट है। और जब उसमें जो हमारा विक्टिम है वो उसमें उनकी बातों में फंस जाता था, तो APK फाइल अपने में इंस्टॉल कर लेता था अपने फ़ोन पर, जिसके माध्यम से जो भी उनका इंपॉर्टेंट डेटा है बैंक रिलेटेड और OTP वो सब वो शेयर कर लेते थे और उसके माध्यम से उनके बैंक से पैसा निकाल लेते थे। बदायूं में साइबर क्राइम का मामला सामने आया। तहसीलदार सुरेंद्र कुमार से 50,000 की ठगी हुई है। तहसीलदार ने मामले की शिकायत साइबर सेल से की है। तहसीलदार के COG नंबर पर DM की फोटो लगे व्हाट्सएप नंबर से मैसेज किया गया। उन्हें एक खाता नंबर भेजकर कहा गया कि इस नंबर पर 50,000 रुपये ट्रांसफर कर दें। तहसीलदार सदर सुरेंद्र सिंह ने बिना सोचे समझे 50,000 रुपये ट्रांसफर कर दिए। जब उनके व्हाट्सएप पर दोबारा रुपये भेजने का मैसेज आया तो वो हैरान रह गए। उन्होंने DM को कॉल करके मामले की जानकारी की तो पता चला कि उनके साथ साइबर ठगी हुई है। पुलिस मामले की छानबीन में जुट गई है। ठगी करने वाले ठग ने श्रीलंका के नंबर से ठगी की है।
बिजनौर पुलिस ने लव जिहाद के आरोपी को गिरफ्तार किया है। नसीम पर धर्म छुपाकर चंडीगढ़ की महिला से शादी करने का आरोप है। नसीम चंडीगढ़ में कारपेंटर का काम करता था। उसने अपना आकाश नाम बताकर पहले प्रेम जाल में फंसाया। उसके पति से तलाक दिलवाकर हिंदू रीति रिवाज से शादी की। उसके बाद बिजनौर में अपने गांव वापस लौट आया। महिला उसे तलाशते हुए पहुंची तो सच का खुलासा हुआ। आरोप है कि नसीम के परिवार ने उस पर धर्म परिवर्तन कर निकाह का दबाव डाला। पुलिस ने केस दर्ज कर आरोपी नसीम को गिरफ्तार कर लिया है। क्षेत्राधिकारी नगर अवगत कराना है कि दिनांक 15 जुलाई को चंडीगढ़ निवासी एक महिला ने थाना कोतवाली नगर में आके एक तहरीर दी कि कोतवाली ग्राम खिड़की के निवासी नसीम के द्वारा पिछले 5 वर्षों से शादी का झांसा देकर उसके साथ बलात्कार किया जा रहा है। महिला की तहरीर पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया था। कल दिनांक 5 अगस्त को आरोपी नसीम को हिरासत में लेकर जेल भेज दिया गया है। अन्य विधिक कार्रवाई प्रचलित है। रुक रहे हैं यहां पर ब्रेक के लिए। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।